Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good and enjoying good health during this lockdown. I'm going to discuss nuclear chemistry chapter from applied chemistry, and codes of your book is CH132 and 112, and this chapter will cover the syllabus for electrical, electronics and for civil technology, and the remaining topics of this chapters are excluded due to COVID conditions and as 40% reduction of syllabus. So here we start. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री डेफिनेशन, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस केमिस्ट्री का जो वर्ड है इट्स इंडिकेटिंग द केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू न्यूक्लियस। केमिस्ट्री का जब भी हम वर्ड देखते हैं तो हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो ये होती है कि केमिकल रिएक्शंस हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन उसकी कैसी होगी एंड ऑल, ठीक है। और इसी तरह जब न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस का मतलब कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसका रिलेशनशिप न्यूक्लियस के साथ है, यानी जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो टूट सकता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, डिफरेंट न्यूक्लियाई में टूट सकता है, और ऑन द अदर हैंड डिफरेंट न्यूक्लियाई जो होती हैं वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके वो एक बिग न्यूक्लियाई जो है वो बना सकते हैं। इसका मतलब कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसका न्यूक्लियस के साथ रिलेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेशन है कि उन डिफरेंट न्यूक्लियाई की जो कंपोजिशन है वो क्या है, उनके रिएक्शंस कैसे होंगे, डिफरेंट न्यूक्लियाई जब टूटते हैं तो उनसे कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो उनसे कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स बनते हैं। सो इन सिंपल वर्ड, this is the branch of chemistry that deals with the properties, compositions and reactions of atomic nuclei। यानी जब भी हम किसी भी एटम के न्यूक्लियाई की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन देखते हैं, यानी वो डिफरेंट न्यूक्लियाई कैसे कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, या एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो कैसे ब्रेक करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है वो बना रहा है। सो दिस इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। So it can also be defined as nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the structural composition and properties of nucleus, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन में एटॉमिक न्यूक्लियाई है और सेकंड डेफिनेशन में न्यूक्लियस है, दैट इज़ द सेम थिंग, सो यू कैन लर्न वन ऑफ दीज टू। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सर हेनरी बैकरेल जो है उन्होंने 1896 में जो रेडियो एक्टिविटी थी वो डिस्कवर की है, जिसको हम उर्दू में तापकारी भी कहते हैं, यानी मुख्तलिफ शुआओं का, मुख्तलिफ रेडिएशंस का जो है वो निकलना, खारिज होना, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सर्टेन एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82 इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो विदाउट एनी असिस्टेंस, किसी भी हेल्प के बगैर जो चीज़ हो रही होती है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो विदाउट किसी एनर्जी के प्रोवाइड करने के या विदाउट कोई हेल्प के जो है वो मुख्तलिफ रेडिएशन जो होती हैं वो खारिज करते हैं, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा हो, ठीक है, और वो खुद ब खुद मुख्तलिफ शुआएँ जो हैं वो खारिज करें, रेडिएशंस जो है वो खारिज करें, तो उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में जो रेडिएशन या जो शुआएँ खारिज हो रही हैं, उन शुआओं को, उन रेडिएशन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। यानी जो शुआएँ खारिज करने का प्रोसेस है वो रेडियो एक्टिविटी है, और जो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में मुख्तलिफ शुआएँ खारिज हो रही हैं उन शुआओं को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होते हैं जो ये रेडिएशन खारिज करते हैं, रेडिएशन अमिट करते हैं, इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? This is the spontaneous emission of radiations from certain elements having atomic number more than 82 is called radioactivity।
एंड इसी तरह रेडियो एक्टिव रेज कौन सी होंगी, जो इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई हैं. So the rays thus produced are called radioactive rays. It is an irreversible process and cannot be रिवर्टेड. यानी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता. सो जो रेडियो एक्टिव रेज अमिट होती हैं ये दोबारा से रिवर्स नहीं की जा सकती हैं. नेक्स्ट इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, जो रेडिएशंस खारिज करेंगे, वो इटसेल्फ क्या होंगे, दैट विल बी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है. सो दीज रेडियो एक्टिव एलिमेंट include uranium, thorium, polonium and radium. These are some examples of radioactive elements. Now the next is the types of radioactivity. So what are the types of radioactivity? There are two types of radioactivity. First is natural radioactivity. At its name is indicating कि एक नेचुरल फिनोमिना होगा, यानी खुद ब खुद जो रेडिएशन कोई भी एलिमेंट खारिज कर रहा होगा तो उस प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है होगा वो कहेंगे. एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है. तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी यानी एक ऐसा प्रोसेस होगा, इसका नाम ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी रेडियो एक्टिविटी होगी, ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें मुख्तलिफ रेडिएशन खारिज होंगी जो हम खुद से जो है वो करवा रहे होंगे. नेचुरल जो होगा वो एलिमेंट्स खुद ब खुद, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट एनी हेल्प. ठीक है. तो उसके अगर ये रेडिएशंस को अमिट कर रहे होंगे तो वो नेचुरल होगा. और ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम खुद से रेडियो एक्टिव बनाएंगे, यानी वो किसी एक प्रोसेस से गुजर के जो है वो मुख्तलिफ रेडिएशंस खारिज करेंगे, तो उन एलिमेंट्स को हम जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और उन एलिमेंट्स को आर्टिफिशली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कहेंगे. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ इट. Natural radioactivity, the process of emission of radiations from the elements having atomic number more than 82 without any help any external agency is called natural radioactivity. यानी ऐसे एलिमेंट्स होंगे, एक तो सिंपल ये है कि वो खुद ब खुद रेडिएशंस जो है वो खारिज करेंगे. उन्हें रेडिएशंस को अमिट करने के लिए किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जो है वो सोर्स की ज़रूरत नहीं है, उनको हीट करने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल. तो उन एलिमेंट्स को हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे, जिसमें आपके पास यूरेनियम है जो कि नेचुरली तौर पे रेडिएशंस एमिट करता है. इसके अलावा थोरियम है, पोलोनियम है एंड रेडियम है. ठीक है. तो इन अदर वर्ड ये बात यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो बताई गई है कि वो एलिमेंट्स जो होती हैं उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 से ज़्यादा होता है. ठीक है. सो दोज एलिमेंट्स who will have atomic number more than 82 will show the natural radioactivity, and these elements will be natural radioactive elements. In short, natural radioactivity यानी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है फर्स्टली, और उनको उसको करने के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है. और लास्ट पे क्या होता है कि उनके एटॉमिक नंबर उन एलिमेंट्स के 82 से ग्रेटर होंगे. सो दिस प्रोसेस इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड दीज एलिमेंट्स आर नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज़ द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि आर्टिफिशियल है इट्स मीन कि हम खुद से जो है वो रेडिएशंस अमिट करवाएंगे कुछ एलिमेंट से, यानी कुछ प्रोसेस से गुजर के वो मुख्तलिफ रेडिएशंस को खारिज करेंगे. ठीक है. इसी तरह इन एलिमेंट्स को भी हम आर्टिफिशली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो कहेंगे. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ इट. When an element having atomic number less than 82 is broken down artificially with the help of high energy particles like neutrons and alpha particles, it's split up into smaller nuclei along with the emission of certain radiation. This process is called artificial radioactivity. It's mean simple कि ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका अटोमिक नंबर जो है वो 82 से कम होगा. ठीक है. 82 से कम होगा. हम इन एलिमेंट्स को जो है वो ब्रेक करवाएंगे. ठीक है. और इनको ब्रेक कैसे करवाएंगे, इनके ऊपर जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो होती हैं, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स भी होते हैं. ठीक है. और इसके अलावा न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. हम उन पार्टिकल्स को इनके ऊपर जो है वो बम्बार्ड करवाते हैं, फेंकते हैं. जब इनके ऊपर हम फेंकेंगे तो ये एलिमेंट जो होंगे, जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जिनके 82 से कम एटॉमिक नंबर है, तो ये ब्रेक कर जाएंगे. और जब ये ब्रेक करेंगे तो कुछ रेडिएशंस भी ये खारिज करेंगे.
तो वो प्रोसेस जो है वो कौन सा होगा, दैट इज़ द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, दैट विल बी द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेज जो होती हैं रेडियो एक्टिव यानी ताप का जो शुआएँ होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो कैसे जो है वो डिस्कवर हुई थी, उसके लिए क्या प्रोसेस जो था वो क्या किया गया था, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको एक स्टोरी की तरह कंसीडर करें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले स्टडी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, देन आई विल जी स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिखाई गई है, इसमें देखें स्टार्ट पे जो एक लेड शील्ड है और इस लेड शील्ड में इसके दरमियान में देखें एक जो है वो मटेरियल यहाँ पे जो है वो लिया गया है, एक ट्यूब सी आपको लग रही है, और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया गया है, ठीक है। इसके साइड पे देखिए कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और लेफ्ट साइड पे एनोड लिया गया है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो इसमें लिया है हमने और इसको हमने शील्ड किया हुआ है लेड के साथ, लेड शील्ड है। हाँ, तो जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होगा ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव है तो ये मुख्तलिफ रेडिएशंस खारिज करेगा, ठीक है। इसके सामने इस फ्रंट पे यहाँ पे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो ले ली है, ठीक है। अब जब रेडिएशंस यहाँ से निकलेंगी तो 3 साइड्स जो हैं वो रेडिएशन देखें यहाँ पे निकल रही हैं। एक जो है वो राइट साइड पे जा रही हैं, दिस इज़ अल्फ़ा रेज, ठीक है। एक जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रही हैं, दिस इज़ बीटा रेज, और एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो नहीं गई, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं दिस इज़ गैमा रेज, ठीक है। तो इसमें देखें वो रेडिएशंस जो कि नेगेटिव इस प्लेट की तरफ गई थी, नेगेटिव की तरफ गई थी, इसका मतलब ये है कि इट्सेल्फ उनके ऊपर कुछ ऑपोजिट चार्ज था जिसकी वजह से वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर गई हैं, ठीक है। इट्स मीन उन पे खुद से पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वजह से वो नेगेटिव जो टर्मिनल था उसकी तरफ चली गई, ठीक है। सिमिलरली अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो एनोड है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो बीटा रेज थी, बीटा रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ चली गई, इसका मतलब कि उन पे इट्सेल्फ जो है वो चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सिमिलर चार्ज होते तो वो उनकी तरफ कभी नहीं जाती। यहाँ पे अल्फ़ा रेज जो थी उन पे इट्सेल्फ खुद पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की तरफ चली गई हैं, और जो बीटा रेज थी उन पे इट्सेल्फ नेगेटिव होगा जिसकी वजह से वो पॉजिटिव की तरफ चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेस तो कंफर्म हो गई, फर्स्ट इज़ अल्फ़ा रेस एंड द सेकेंड इज़ बीटा रेस, ठीक है। अब वो रेडिएशंस जो कि ना तो लेफ़्ट गई हैं और ना ही राइट गई हैं, बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाके फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ स्पॉट बनाती हैं, तो इसका मतलब कि उन पे कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है, बिकॉज उन पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। अगर पॉजिटिव होता तो वो नेगेटिव की तरफ चली जाती, और अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव की तरफ चली जाती। इट्स मीन दे डोंट हैव एनी चार्ज एंड दीज आर न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल रेडिएशंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर द gamma rays. So this is all about the experiment resolution of radioactivity. So now we study from the points and clear this. So इसको वन बाय वन देखते हैं। द रेडियोएक्टिव रेज आर रिजॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड, यानी जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी वो इस मेथड से प्रोड्यूस हुई थी। Place some radioactive substance in the cavity of lead block which is provided with a powerful electric and magnetic field at very low pressure, ठीक है। लेड ब्लॉक जो मैंने आपको बताया था उसमें ट्यूब आपको नज़र आ रही थी, एस यू कैन सी हेयर दिस ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे इस ट्यूब में जो मिड में दिखाई गई है, आपने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो ले लिया। द सिस्टम इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ फोटोग्राफिक फिल्म एट द अदर एंड, यू कैन सी हेयर एट द टॉप वेयर गैमा रेज इज़ रिटन है, ठीक है। जहाँ पे गैमा रेज लिखा हुआ है इसके नीचे एक फोटोग्राफिक प्लेट आपने जो थी वो ले ली थी। The system is left for some time and then the film is processed which show that there are
थ्री स्पॉट्स ऑन इट एंड दीज आर एक्चुअली द स्पॉट्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेज। कुछ टाइम हमने फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया और उसके बाद हमें पता चला कि उस पर थ्री स्पॉट्स लगे हुए हैं, और वो थ्री स्पॉट्स क्यों लगे थे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. So the ray that travel in the middle of the photographic plate have no charge and are called gamma rays. यानी वो रेज जो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई थी, उन पे कोई चार्ज नहीं था, these are called gamma rays. The ray which bend toward the negative pole of the magnetic field show positive charge are called alpha rays. ठीक है, वो रेज जो थी, जो बेंट हो गई थी, नेगेटिव की तरफ चली गई थी, इससे जाहिर हुआ था कि उन पे पॉजिटिव चार्ज है, these are the alpha rays. And the rays which bend toward the positive pole are negative in nature and called beta rays. और वो रेज जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई थी, इससे जाहिर हुआ कि उन पे इट्सल्फ कौन सा चार्ज है, एंड दैट इज़ द नेगेटिव. सो यहाँ से तो जो थ्री रेज हैं वो कंफर्म हो जाती हैं जो कि डिस्कवर हुई थी. सो हेयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेज. अल्फ़ा रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. अल्फ़ा रेज आर डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई. अल्फ़ा रेज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गई थी, इससे जाहिर हुआ था कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, इन्हें हम प्रोटॉन भी कह लेते हैं. और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो 1/10 होती है डेट ऑफ लाइट. जो लाइट की वेलोसिटी है उसका 1/10 जो है वो इसकी वेलोसिटी होती है. अगर आप इनकी काइनेटिक एनर्जी देखें तो डेट इज़ 3.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. बहुत ज़्यादा इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है. अगर उनका मैथ देखें तो डेट इज़ 4 AMU एंड AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मैस यूनिट, ये इसका यूनिट है. देन आयनाइजेशन पावर इज़ वेरी हाई. आयनाइजेशन पावर होती है द पावर टू प्रोड्यूस आयन्स. ठीक है, आयन्स बनाने के लिए जो पावर होती है वो उनकी बहुत हाई होती है. देयर पेनिट्रेशन पावर इज़ लो. पेनिट्रेशन पावर द एबिलिटी टू पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में से गुजरने की जो इनकी एबिलिटी होती है वो इनकी लो होती है. दिस बेंड टुवर्ड द नेगेटिव पोल. जाहिर है आपको ऑलरेडी इस चीज़ का बता दिया कि नेगेटिव पोल की तरफ जा रही है, इट्स मीन के इन पे इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट इवन इन डार्क. ऑब्वियसली हमने एक्सपेरिमेंट में फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की थी, उस पर जाके स्पॉट लगाती है, प्रोड्यूस करती है, तो इस पर इफेक्ट होता है. इसके अलावा दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन जिंक सल्फाइड प्लेट. अगर हम जिंक सल्फाइड प्लेट भी यूज़ करें तो उस पर भी फ्लोरिसेंस ये प्रोड्यूस करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है. ठीक है, रेडिएशन इनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो ह्यूमन स्किन है उस पर इन्फेक्शन कॉज करेंगी, और कुछ डिस्टेंस तक ये अगर ट्रैवल करें तो ये हवा में जो है वो जज़ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इन रेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेस. बीटा रेस जो है वो इनको हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई थी. ठीक है, इनकी E/M रेशो यानी चार्ज टू मैस रेशो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है. इनकी एनर्जी अगर आप देखें तो ये गैमा रेस से कम होती है. इनकी जो वेलोसिटी होती है डेट इज़ नियरली इक्वल टू डेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये भी जिंक सल्फाइड प्लेट पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जैसे अल्फ़ा रेज जो थी वो प्रोड्यूस करती थी. ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं जैसे अल्फ़ा रेज करती थी. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इनकी कॉमन है. दे कैन कॉज आयोनाइजेशन इन एयर और गैस मॉलिक्यूल. ये भी आयोनाइजेशन कॉज कर रही है, जबकि अल्फ़ा रेज जो थी ये भी आयोनाइजेशन कॉज करती थी, लेकिन इनकी अल्फ़ा रेज की जो पावर थी आयोनाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा थी. The last one is gamma rays, and gamma rays are the radiation that don't have any charge. इनका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती हैं. और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर आप देखें तो किसी भी तरफ जो है वो नहीं मुड़ती हैं, स्ट्रेट चली जाती थी, तो इन पे कोई चार्ज नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता और मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी इफेक्ट करती हैं, बाकी जो दो थी वो भी रिमेनिंग इफेक्ट करती थी. इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इनकी पेनिट्रेशन पावर एज़ कम्पेयर टू अदर्स आर वेरी हाई. ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन पावर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जाने की जो इनकी एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है. 100 टाइम ये ग्रेटर इनकी एबिलिटी होती है बीटा रे से, और 10,000 टाइम जो है वो अल्फ़ा रे से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्रोड्यूस लेस आयोनाइजेशन इन एयर एंड गैस मॉलिक्यूल.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा इनको हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। और स्टेलाइजेशन का जो टर्म है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हमने जर्म्स वगैरह किल करने हैं किसी चीज़ से, तो उसके लिए हम स्टेलाइजेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, जर्म्स किल करना। गैमा रेज आर मोर पावरफुल दैन एक्स रेज, एक्स रेज से भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो होती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट करती हैं, जैसे रिमेनिंग टू जो थी वो अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, इसी तरह ये जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, जिंक सल्फाइड प्लेट पे रिमेनिंग टू जो थी वो भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करी थी। इसके अलावा स्किन पे इन्फेक्शन कॉज करती हैं, रिमेनिंग जो रेज थी अल्फ़ा और बीटा वो भी जो थी वो इन्फेक्शन कॉज करी थी। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ गैमा रेज। अगर आप इन तीनों रेज में डिफरेंस कॉमन पॉइंट्स देखें तो काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं, आप उनको हाईलाइट करके कर सकते हैं। अगर डिफरेंस पॉइंट देखें तो डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो अल्फ़ा रेज हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एंड बीटा रेज जो है दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड गैमा रेज जो हैं वो कौन सी होती हैं, दीज आर द रेडिएशंस दैट डोंट हैव एनी चार्ज। एक तो ये डिफरेंस पॉइंट है, और दूसरा डिफरेंस पॉइंट ये है कि वो जिस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करी थी, गैमा रेज किसी भी प्लेट की तरफ नहीं जाती थी, वो स्ट्रेट जाती थी। अल्फ़ा रेज जो थी ये जो थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली जाती थी, इस वजह से इन पे ज़ाहिर होता था कि पॉजिटिव चार्ज है। बीटा रेज जो थी ये किस प्लेट की तरफ जाती थी, ये पॉजिटिव की तरफ जाती थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस, और आप इनमें डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो कॉमन भी हैं वो देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का उर्दू में सिंपल मीनिंग जो है वो होगा निस्फ ज़िंदगी, यानी हाफ लाइफ, ठीक है। सो इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिकम्पोज कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना हाफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसका हाफ जो है वो यूज़ हो जाए, हाफ जो है वो ब्रेक कर जाए, यानी वो अमाउंट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो उसके लिए जो टाइम होगा उसको डिसइंटीग्रेट हाफ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा उस टाइम को हम कहेंगे दैट इज़ हाफ लाइफ। एक बड़ी सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक कोई भी सब्सटेंस है और वो 1000 ग्राम आपके पास है, 1000 ग्राम आपके पास जो है वो लिया गया स्टार्ट में, और इसकी हाफ लाइफ 10 डेज़ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो अमाउंट थी वो 1000 ग्राम है, एक एलिमेंट कोई भी ए है, जब 10 दिन गुजरे तो वो 500 रह जाएगा, यानी हाफ इसका जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गया ना, यूज़ हो गया, तो 500 है। इसके बाद अगर फिर 10 दिन गुजरते हैं तो फिर आपके पास 250 रह जाएगा, फिर 10 दिन गुजरते हैं तो फिर आपके पास 125 रह जाएगा। ठीक है, यानी वो हाफ हाफ होता जाएगा उसका टाइम जो हाफ लाइफ का होगा उसके गुजरने के बाद। सो इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, वो अपनी हाफ लाइफ का टाइम गुजारे और इसके बाद वो हाफ रह जाए, यानी हाफ वो डिकम्पोज हो चुका होगा। ठीक है, सो इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी जो आपके पास अमाउंट स्टार्ट में थी उसका हाफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो यूज़ हो जाएगा उसकी हाफ लाइफ का टाइम गुजरने के बाद। सो डैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ। सो हेयर आर द हाफ लाइफ्स ऑफ सम एलिमेंट्स एज वेल एज देयर सिम्बल्स। तो इसमें आप देख लीजिए रेडियम का सिंबल RA है, इसकी हाफ लाइफ देखें 1590 ईयर्स है। प्रोटेक्टेनियम है, प्रोटेक्टेनियम सिंबल जो है वो PA, इसकी हाफ लाइफ जो है वो 3.4 थी 10⁻4 ईयर्स है। यूरेनियम है, इसका सिंबल U और इसकी हाफ लाइफ 4.5 10⁻⁹ ईयर है। पोलोनियम को देख लें, इसकी 1.6 × 10⁻⁴ सेकेंड है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट फ्लोरीन है, फ्लोरीन की 4 सेकेंड है। थोरियम है, इसकी 1.39 10⁻10 है। आयोडीन की देखें तो इसकी 8 डेज़ है। कोबाल्ट 5 ईयर्स, कार्बन 5568 ईयर्स एंड गोल्ड 3 डेज़। सो ये इतना टाइम गुजरने के बाद जो आपकी अमाउंट जितनी प्रेजेंट होगी उसका हाफ रह जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आप इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है डेट इज़ गोल्ड, डेट इज़ कार्बन, कोबाल्ट, आयोडीन एंड फ्लोरीन एंड यूरेनियम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ ऑफ these elements, so remember this and learn this too. So here are some related short questions with respect to this chapter. न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव रेज, स्टेबल अनस्टेबल एलिमेंट्स,
टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, एंड द लास्ट वन इज़ हाफ लाइफ। थैंक यू ऑल। आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी in the comment section below, and as well as share this topic with other students for their guidance and for their convenience to learn this lesson. Jazakallah. Thank you all.